नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का 16वां भाग। तो आइए प्रारंभ करें। छोटे ने कहा, हाजिर तो हैं ही, देख नहीं रहे हो, आंखें हैं कि बटन। सरपंच ने पूछा, पंचायत मंत्री आज भी नहीं आए? उनके साले के साड़ू के यहाँ आज जीवनार थी, उसमें गए थे, हमारे यहाँ कहला दिया है, एक पंच ने बताया। ये पंचायत मंत्री भी बस ऐसे ही हैं, शिकार के वक्त कुतिया हगासी, मौके पर हमेशा धोखा देता है। अब बताओ, पता नहीं कौन मिसिल कहाँ रखी है, खुद तो जीवनार खाने चल दिए, अब मिसिल निकालने को बचे हम। सरपंच नाराज होकर भुनभुनाते रहे। छोटे पहलवान उन्हें बिना किसी दिलचस्पी के देखते रहे। सरपंच ने अपनी बात आगे बढ़ाई। यही पंचायत मंत्री 5 साल जब गबन के मामले में फंसा था, दिन में 4 बार हमारे घर का चक्कर लगाता था। इतनी एड़ी घिसी कि दरवाजे पर धूल नहीं बची। अब इधर को आते कतराता है, खानदानी बदमाश है। छोटे पहलवान सामने के चबूतरे और नीम के पेड़ की ओर देखने लगे थे। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी। घुड़क कर बोले, सरपंच जी, किसे बदमाश बता रहे हो? सरपंच ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्यों चीटियाँ काट रही हैं? अभी पंचायत मंत्री की बात चल रही है। तुम्हारी बदमाशी की मिसिल तो अब खुलने वाली है, देखते जाओ। छोटे पहलवान उठकर खड़े हो गए। हिकारत के साथ बोले, यहाँ मुकदमा करना बेकार है। सरपंच मुझे पहले से ही बदमाश बता रहे हैं, फैसला क्या करेंगे? कुशहर प्रसाद इतनी देर तक चुपचाप बैठे रहे थे। अब बेबी अचानक खड़े होकर बोले, ठीक है चलो। पर उसी समय उन्हें शायद याद पड़ गया कि अपने लड़के पर मुकदमा उन्होंने दायर किया है। वे घबराकर बैठ गए। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर लीपापोती करते हुए कहने लगे, जब यहाँ दावा दायर कर दिया तो पूरा मुकदमा यही होगा। सरपंच जी फैसला करेंगे। चपरासी चबूतरे पर बैठा हुआ पूरी परिस्थिति का सिंहावलोकन कर रहा था। वहीं से बोला, ठीक कहते हो कुशहर। एक ने कहा कि मेरी माँ ने कसम किया, तो वे बोले कि बुरा किया। फिर उसने कहा कि कसम करके छोड़ दिया, तो बोले बहुत बुरा किया। वही हाल है। अब तुमने पहलवान पर मुकदमा चला ही दिया, तो बीच में सिलिर विलिर करना ठीक नहीं। कुशहर ने चपरासी की ओर देखकर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि फटीचर आदमी ही सही बात करे तो उसका प्रतिवाद न करना चाहिए। फिर वे छोटे से बोले, बैठ जाओ, मुकदमा अब हो ही जाने दो। छोटे ने कहा, बापू तुम तो दुम्हा सांप की तरह आगे भी चलते हो, पीछे भी। यहाँ हमें पहले ही बदमाश बता दिया गया, अब और क्या सुनना है जो सुनूं। मैं जाता हूँ। वे चलने को हुए कि सरपंच ने ललकार कर कहा, जाना कोई हंसी ठट्टा है? हथकड़ी लगवा कर बुलवाऊंगा, नहीं तो सीधे बैठ जाओ और मुकदमा होने दो। छोटे पहलवान लापरवाही से बोले, हमें न पढ़ाओ गुरु, हमें यहाँ मुकदमा कराना मंजूर नहीं। मैं यहाँ से उठकर मजिस्ट्रेट के इजलास ले जाऊंगा। मैं इसी वक्त तुम्हारे आगे मुकदमा रोकने की दरख्वास्त धांसे देता हूँ। अदालत के एक पंच उन राजनीतिज्ञों की तरह थे जो यूएनओ में समस्या से हटकर सिद्धांत की बात करते हैं, और इसी तरह वे किसी का विरोध नहीं करते, बदले में कोई उनका विरोध नहीं करता। जनता शांति चाहती है। हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर टिकी है, और उसी पर पढ़नी चाहिए। आदि किताबें सुनकर कमीना से कमीना देश भी सिर हिलाकर हाँ करने से बाज नहीं आता, और उस राजनीतिज्ञ का ये भ्रम और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही। तो ये पंच भी ऐसे ही प्रफुल्लित भ्रम के साथ अपने हिसाब से एक सच्ची बात कहने लगे। पहलवान पंच परमेश्वर होते हैं, इस आसन पर बैठकर कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुँह से जो भी निकल गया पर कलम से न्याय की बात निकलेगी। बैठ जाओ। इस शाकाहारी वाणी का छोटे पहलवान पर अच्छा असर पड़ा। बेधम से फर्श पर बैठ गए और धीरे से बड़बड़ाए, मुझे क्या पता है कि पंचों की कलम असली है और जवान दोगली है, पर तुम इंसाफ का जिम्मा लेते हो तो बैठ जाता हूँ। पंच बोले, हाँ जिम्मा ही लेता हूँ। तुम यहाँ ठाठ से मुकदमा लड़ो, उम्र भर मुकदमा लड़ते रहो, फैसला तो कलम से होता है। बिना किसी नाटकीयता के मामला इतनी आसानी से सुलझा जा रहा है, ये बात चपरासी को पसंद नहीं आई। बोला, बात से होता
क्यों नहीं पंडित जी, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। सरपंच भीतर ही भीतर अपनी गलती का अनुभव कर रहे थे। चपरासी से बोले, 100 बार कहा है कि मुंह बंद करके बैठा करो, पर ये हमेशा अपना चरखा चलाता ही रहता है। लगाऊं एक ठोकर? पंच ने कहा, इसे छोड़िए सरपंच जी, मिसिल खोलिए। मिसिल खोली गई। सरपंच ने एक पंच से कहा, पढ़िए। कुसर का इस्तगासा पढ़कर मुलजिम को सुना दीजिए। उस पंच ने मिसिल को अनिश्चय के साथ इधर उधर पलट कर देखा। जिसे केवल हिंदी जानने वाला तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की लिपियों को देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता है और फिर घूमकर अपने हिंदी प्रेम में खो जाता है। उसी तरह खोई खोई आवाज़ में उसने कहा, जब आपके होते हुए मैं क्या पढ़ूं? अब आपके होते हुए मैं क्या पढ़ूं? आप ही पढ़कर मुकदमा कीजिए। मिसिल की हालत जलते हुए आलू सी हुई। यूएनओ छाप मंच ने उसे उलट पलट सरपंच को वापस कर दिया। सरपंच ने उसे एक हाथ से लेकर दूसरे पंच को पकड़ा दिया। दूसरे पंच ने उनके आखिरी पन्ने पर बने हुए गोल दायरे को काफ़ी गौर से देखा, फिर अचानक ही पंच नंबर 1 को पकड़ा दिया। मिसिल इतने हाथों को छूकर तर गई। आखिर में कुशहर प्रसाद ने कहा, सरपंची पंचायत के मंत्री तो आज नहीं आए, आप लोग लिखा पढ़ी के झंझट में कहाँ तक पड़िएगा। तारीख दे दीजिए, मुकदमा बाद में हो जाएगा। सरपंच ने वीरतापूर्वक कहा, तुम भी कैसी बातें कहते हो कुशहर, जो सिपाही होकर गोली खाने से घबराए, सरपंच होकर पढ़ने लिखने से उसके लिए तो बस हो गया। छोटे पहलवान ने देह तोड़ी। पसलियों से चट चट की आवाज़ निकली। उबी हुई आवाज़ में वे बोले, घंटा भर से तुम लोग 3-13 कर रहे हो, मुकदमा करोगे कि भाड़ ही भूंजते रहोगे? सुनते ही सरपंच मुकदमा करने लगे। उन्होंने मिसिल को पढ़ने की दोबारा कोशिश की। उसका एक पन्ना उठाकर वे बिल्कुल अपने मुंह के पास ले गए। उनके होठों के कोने पर थूक चिपचिपा आया, आंखों के कोने सिकुड़ गए और उन पर कौओं के पंजे उभर आए। लगा उनके जीवन का यह अत्यंत दुर्लभ क्षण है। मिसिल अब उसके मुंह के बिल्कुल करीब आ गई थी। उन्होंने एक चटकारी भरी सांस खींची और फिर मिसिल का एक टुकड़ा भी न खाकर उसे समूचा ही फर्श पर रख दिया। इस रस्म के बाद वे तकल्लुफ से बोले, मैंने श्री कुशहर प्रसाद का इस्तगासा पढ़ लिया। कुशहर प्रसाद कहते हैं कि कुशहर प्रसाद के लड़के छोटे वल्द कुशहर प्रसाद ने कुशहर प्रसाद को बिना किसी कारण लाठियों से मारा। दफ़ा 323 ताजी रात हिंद का इस्तगासा है। छोटे पहलवान इस तरह बैठे रहे जैसे इस सबका उनसे कोई सरोकार ना हो। सरपंच की भौहों के बीच एक खरोंच सी निकल आई। उसने कहा, क्यों कुशहर, यही बात है ना? मुलजिम छोटे ने तुमको मारा था? हाँ सरपंच जी, हजारों आदमियों के सामने मारा था, मेरी हड्डी पसली तक का भूसा बना दिया। सरपंच ने गंभीरतापूर्वक कहा, समझ बूझ कर बात करो कुशहर, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी है तो मुकदमा संगीन हो जाएगा और तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ दफ़ा 323 चलती है। दफ़ा 325 लग गई तो बम्बे का पानी पिए बिना न बचोगे। कुशहर ने कुछ सोच कर कहा, तो सरपंच जी, मेरी हड्डी सचमुच में थोड़ी टूटी है, ये तो कहने की एक बात है, पर इसने मुझे बहुत मारा, लाठियों से पुआल जैसा पीट दिया। ये देखो सिर के घाव, ये मेरा लड़का नहीं दुश्मन है। एक पंच टाट का एक कोना दबाए हुए बैठे थे, चुपचाप माला जप रहे थे। माथे पर सफ़ेद तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। बुजुर्ग आदमी थे, देखते ही लगता था कि ये तिथि और लग्न विचारने वाले हैं और उस कार्य में दक्ष भी हैं। पुरोहिती करते हैं, वैद्य का काम भी जानते हैं और इन तरकीबों से देहात में काफ़ी सुखपूर्वक रहते हैं। यही नहीं, मौका मिल जाए तो वे अपना करिश्मा शहर में भी दिखा सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े अफसरों से मिलकर उन पर चढ़े हुए 7.5 सनीचर का खात्मा दिखाकर, उनकी तरक्की या विलायत यात्रा का भविष्य बोलकर उन लोगों से काफ़ी मोटी दक्षिणा और उससे भी ज़्यादा मोटा सरकारी अनुदान झाड़ सकते हैं। उन्होंने जब कुशहर के मुँह से सुना कि छोटे उनका लड़का नहीं बल्कि दुश्मन है, तो उन्होंने माला जपना ही बंद कर दिया। उनके मुँह से निकला, हे प्रभु। छोटे ने खका कर इस भावना का समर्थन किया। सरपंच ने कहा, बड़ी खांसी आ रही है। पहलवान बोले, हमारे बाप राण की तरह रो रहे हैं, इनकी बात सुन लो, हमारी खांसी का हिसाब बाद में लगाना। सरपंच ने कुशहर से कहा, तो फिर तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी? ऐसा है तो मामला दफ़ा 323 का ही है। कुछ रुककर उन्होंने बात दोहराई, तो फिर ये मामला
दफ़ा 323 का ही रह जाता है। भाला वर्षी तो नहीं चली हो तो बताओ, मगर तब मामला दफ़ा 324 का हो जाएगा। कुशर ने घबराकर कहा, नहीं सरपंच जी, हमारे यहाँ भाला वर्षी का क्या काम, 7 पीढ़ी से हम लोग लाठी ही चलाते आ रहे हैं। वे बोले, ठीक है। मिसिल का एक आध पन्ना उलट कर उन्होंने फिर पूछा, कुशहर अच्छा बताओ, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? छोटे बोले, ये क्या खाकर बताएंगे? मैं बताऊं? सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, मुकदमे में भी नंबर चलता है पहलवान, पहले मुस्तगीस और फिर मुलजिम। तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराओ नहीं। घबरा कौन रहा है? और तुम भी न घबराओ, भगवान चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सरपंच ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुशहर से ही पूछा, तो बताओ भाई, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? क्या बताएं क्यों मारा? मरखन्ना बैल किसी को क्यों मारता है? यह भी कोई पूछने की बात है? जवान है, पहलवान है, गांव में इसे कोई नीचा दिखाने वाला है नहीं। इसकी देह चर्राया करती है। हाथ में खुजली थी, उतारने के लिए मुझी को धमक बैठा। गलत बात है, सरपंच ने बात काट कर कहा, बिना 2 हाथों से ताली नहीं बजती। तुमने भी कुछ न कुछ जरूर किया होगा। कुशहर मासूम बन गए, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ सरपंच जी, मैं भला छोटे के मुकाबले खड़ा होऊंगा? सरपंच ने मुंह टेढ़ा कर लिया, जैसे बहुत सोच रहे हो। इस तरह नीचे देखते रहने के बाद बोले, इतने सीधे ना बनो कुशहर, यहाँ की अदालत तुम्हारी नस नस जानती है। हमने खुफिया तौर पर पूरा हाल मालूम कर लिया। इस उम्र में तुम्हें इश्कबाजी सूझती है, हमें चराने चले हो महाराज, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कुशहर घिघियाकर बोले, सरपंच जी, घर पर मुझे लाठियों से मारा गया और यहाँ तुम बातों से मार रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? माला फेरने वाले सरपंच ने कहा, अब जो ढका है उसे ढका ही रहने दो प्रभु, ज़्यादा न कुरेदो कुशहर महाराज, तुम बड़े महात्मा हो, सभी जानते हैं। यूएनओ छाप सत्यवादी पंच ने सरपंच से कहा, आगे चलाइए मुकदमा। कुशहर जैसे भी हो, पर मामला तो हमारे आगे 323 का है, उसी पर टिके रहिए। पर सरपंच के सिर पर मुकदमे का नशा चढ़ चुका था। ऐंठ कर बोला, तुम क्या जानो कहाँ क्या हो रहा है? अभी अभी मैं तहसील से लौट रहा था, रास्ते में लोगों से बातचीत हुई, सनीचरा भी था। सभी ने जो सुनाया उससे कान गंधा गए। ये कुशहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती के ऊपर है उतना ही नीचे है। गांव की बात है, क्या करें? कुशहर को इस अपमान ने औंधा कर दिया। वे दीनतापूर्वक इधर उधर देखने लगे। अपने जमाने में वे काफ़ी उग्र थे, पर वहीं जहां मारपीट की बात हो, कायदे कानून के सामने वे हमेशा इसी तरह दीन हो जाते थे। इस समय उन्होंने 10 दिशाओं से सहारे की अपील की। उनकी आंखों से दुख टपकने ही वाला था, पर दोनों पंच सरपंच इत्मीनान से उनकी हालत का मुआवजा करते रहे। कुशहर ने अब धीरे से सिर उठाकर छोटे पहलवान की ओर देखा। ऊपर देखते ही उनका मुंह फैल गया। छोटे की भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ खिंच गए। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सरपंच से बोला, ए चिमिरकी दास, चाय चाय बंद करो। एक पड़ाक से कंटा पड़ेगा तो ये मिसल लिए जमीन में घुस जाओगे। 2 घंटे से सुन रहा हूँ, हमारे बाप को घुमा फिरा कर हरामी बता रहे हो। हमारे बाप हरामी है तो तुम्हारे बाप क्या है? कहते कहते छोटे की आवाज़ गनगना उठी, मैं अभी मर नहीं गया हूँ, अब कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली देकर दिखाए। सन्नाटा छा गया। चपरासी धीरे से छप्पर के दूसरे कोने की ओर बिल्ली जैसी छलांग लगाकर छिप गया। सरपंच जी हक्का बक्का हो गए। कुशहर ने संतोष की सांस ली। माला जपने वाले पंच ने आंख मूंद कर कहा, हे प्रभु। छोटे वैसे ही दहाड़ते रहे, हे प्रभु, तुम्हारी माला वाला तुम्हारे मुंह में घोंस कर पेट से निकालूंगा। यह प्रभो प्रभो वाली फंटूसी फिल्ड से निकल पड़ेगी। तुम भी हमारे बाप को गाली दे रहे हो। कुशहर के मुंह से जब बोल फूटा, ए छोटुआ, बहुत हुआ, आप चुप रहे, अदालत का मामला है, मुकदमा चल जाएगा। तुम मुंह लिए बैठे हो बापू, मैं सब जानता हूँ। मैं खुद कल शहर जाऊँगा और इन पर मुकदमा काम कर दूँगा। इन्होंने तुम्हें भरी सभा में न जाने क्या क्या कहा। एक एक से 1.25 लाख की कोठी में मूंज न कुटवाऊं तो समझ लेना तुम्हारे पेशाब से पैदा नहीं। कहकर उसने कुशहर का हाथ पकड़ा, उन्हें एक तरह से घसीटता हुआ छप्पर से बाहर निकल गया। रात को पिछले पहर वैद्य जी को जाड़ा महसूस हुआ और उनकी नींद उचट गई।
च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म, बादाम पाक आदि की मिलीजुली किलेबंदी को तोड़कर जाड़ा उनकी खाल के भीतर घुस गया। मांस की मोटी तहों को भिजता हुआ हड्डियों की मज्जा तक जा पहुंचा। उन्होंने लिहाफ अच्छी तरह से लपेटने की कोशिश की और उसी के साथ याद किया कि अकेले लेटने में बिस्तर ज़्यादा ठंडा रहता है। इस याद के बाद यादों का एक तांता लग गया, जिसका व्यवहारिक लाभ ये हुआ कि उन्हें तंद्रा ने घेर लिया। थोड़ी देर शांति रही, पर कुछ देर बाद ही पेट के अंदर हवा ने क्रांति मचानी शुरू कर दी, जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्सों में ये बार बार विस्फोटक आवाज़ें निकलने लगीं। उन्होंने लिहाफ दबाकर करवट बदली। अंत में क्रांति का एक अंतिम विस्फोट सुनते हुए वे तंद्रालीन हो गए। देखते देखते क्रांति की हवा कुतिया की तरह दुम हिलाती हुई सिर्फ उनके नथनों से खर्राटे के रूप में आने लगी, जाने लगी, सो वे सो गए। तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है। उसने हाथ जोड़ रखे हैं। उसकी शक्ल हलवाहों जैसी है और अंग्रेजी वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है और वैद्य जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रहे हैं। वैद्य जी बार बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारे रिश्तेदार, पर प्रजातंत्र उन्हें बार बार हुजूर सरकार कहकर पुकारता है। बहुत समझाने पर प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ जाता है और जब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती कि वह मुंह से कोई तुक की बात निकाल सके तो वह वैद्य जी से प्रार्थना करता है, मेरे कपड़े फट गए, मैं नंगा हो रहा हूँ। इस हालत में मुझे किसी के सामने निकलते हुए शर्म लगती है, इसलिए हे वैद्य महाराज, मुझे एक साफ सुथरी धोती पहनने को दे दो। वैद्य जी बद्री पहलवान को अंदर से धोती लाने के लिए कहते हैं, पर प्रजातंत्र इनकार से सिर हिलाने लगता है। वह बताता है, मैं आपके कॉलेज का प्रजातंत्र हूँ। आपने यहाँ की सालाना बैठक बरसों से नहीं बुलाई। मैनेजर का चुनाव कॉलेज खुलने के दिन से आज तक नहीं हुआ। इन दिनों कॉलेज में हर चीज़ फल फूल रही है, पर सिर्फ मैं ही एक कोने में दुबका पड़ा हूँ। एक बार कायदे से आप चुनाव करा दें, उसमें मेरे जिस्म का एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म सब ढक जाएगी। यह कहकर प्रजातंत्र बैठक के बाहर चला गया। वैद्य जी की नींद दोबारा उचट गई। जागते ही उन्होंने अपनी आंतरिक क्रांति का एक ताज़ा विस्फोटक लिहाफ के अंदर पैताने की ओर सुना और एकदम तय किया कि देखने में चाहे जितना बागड़ लगे, पर प्रजातंत्र भला आदमी है, अपना आदमी है, उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसे कम से कम एक नया कपड़ा तो दे दिया जाए, ताकि 5 भले आदमियों में वह बैठने लायक हो जाए। दूसरे दिन प्रिंसिपल को आदेश मिला कि कॉलेज की सालाना बैठक बुलाई जाए, दूसरे पदाधिकारियों के साथ मैनेजर का भी चुनाव हो। प्रिंसिपल ने बहुत समझाया कि नए चुनाव कराना ना तो आवश्यक ही है और ना ही उचित, पर वैद्य जी ने कहा, तुम मत बोलो, ये सिद्धांत की बात है। पर प्रिंसिपल अब फिर बोला और कहने लगा कि न अभी किसी अखबार में निंदा छपी, न अभी ऊपर कोई शिकायत पहुंची, न कोई जुलूस निकला, न किसी ने अनशन किया। सब साले अपनी अपनी जगह चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई भी सालाना बैठक की बात नहीं कर रहा, तो जो भी कर रहे हैं वे आखिर कौन हैं? यही खन्ना मास्टर, यही गया दीन, भीखम खेड़वी और उनके 2-4 मुर्गे। उनके चक्कर में आकर सालाना बैठक बुलाना अच्छा नहीं होगा। वैद्य जी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम ठीक कहते हो, पर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह सिद्धांत की बात है। और जाओ, बैठक की तैयारी शुरू कर दो। उसी दिन शाम के वक्त रंगनाथ और रूपन बाबू गयादीन के पास चुनाव के बारे में उनका विचार करने के लिए भेजे गए। गयादीन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण और यह जानना जरूरी था कि वे किसको मैनेजर बनाना चाहते हैं। यदि वे वैद्य जी के पक्ष में ना हो तो ये भी जरूरी था वे किसी तरकीब से उनका हृदय परिवर्तन किया जाए। रूपन बाबू रंगनाथ प्रारंभिक वार्ता चालू करने के विचार से उनके पास गए थे, पर गयादीन ने शुरू में ही पूरी बात आसान कर दी। उन्होंने इन दोनों को कायदे से चारपाई पर बैठाया, रंगनाथ से शहरी तालीम के बारे में 2-4 बातें पूछी, उन्हें शुद्ध घी में
बनी हुई मठरी और लड्डू खिलाए। चुनाव की बात आते ही साफ तौर से कहा, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, जमाने की हवा में नहीं बहना चाहिए। मैनेजर का चुनाव करा दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर मैनेजर तो वैद्य महाराज ही को रहना है, क्योंकि कॉलेज तो वैद्य महाराज ही का है। किसी दूसरे को कैसे मैनेजर बनाया जा सकता है, इस बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि खुद रंगनाथ और रूपन बाबू वैद्य जी के खिलाफ वोट देने वाले हैं और वैद्य जी की ओर से चुनाव संबंधी प्रचार स्वयं गयादीन कर रहे हैं। रंगनाथ को मजा आ गया। उसने कहा, आप लोग पुराने आदमी हैं, हर बात को सही ढंग से सोचते हैं, पर उधर गयादीन, रामादीन, भीकम खेड़वी और कुछ लोग मामा की जगह दूसरे को लाना चाहते हैं। पता नहीं वे क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं। गयादीन कांपने लगे, धीरे से बोले, तजुर्बा नहीं है। वे समझते हैं कोई दूसरा मैनेजर हो गया तो कुछ करके दिखा देगा, पर कहीं इस तरह से कुछ होता है। रुक कर उन्होंने पूरी बात की, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। रंगनाथ को ये कुछ खास अच्छा न लगा, क्योंकि इससे वैद्य जी की हैसियत को चोट लगती है। उसने कहा, तो सो ठीक है, पर मामा का और उन लोगों का मुकाबला ही क्या। वे समझाने लगे, वह तो मैंने पहले ही कह दिया, कॉलेज वैद्य महाराज का है, उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। गांव पंचायत रामाधीन की है, वह उनके हाथ में रहे, सब अपने अपने घर में खुश रहें। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा। नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। इसी से मैंने कहा, जो जहाँ है उसे वहाँ चुन लो, पड़ा रहे अपनी जगह, क्या फ़ायदा है उखाड़ पछाड़ करने में। रूपन बाबू कटोरी में पड़े हुए अंतिम लड्डू के बारे में खाऊं या न खाऊं वाली बात सोचने लगे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि गयादीन वैद्य जी को मैनेजर रखना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी आगे की बात में खत्म हो गई थी। वे समझ गए थे कि आगे अब केवल बकवास होनी है, पर रंगनाथ को गयादीन की बातें कुछ नई लग रही थी। प्रजातंत्र के बारे में उसने यहाँ एक नई बात सुनी थी, जिसका अर्थ ये था कि चूंकि चुनाव लड़ने वाले प्रायः घटिया आदमी होते हैं, इसलिए एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन को लोगों ने पहले से ही समझ लिया हो, उखाड़ना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र की इस थ्योरी को गयादीन बाद की संज्ञा देकर रंगनाथ ने आगे की बात सुननी शुरू की। गयादीन कह रहे थे, नया आदमी कुछ करना ही चाहे तो क्या करेगा, कुछ होगा तो तभी जब कुछ करने दें। आज के ज़माने में कोई किसी को कुछ करने देता है? आज तो बस यही रह गया कि छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के, यहाँ पर मिस प्रिंट है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के एक लड़के खेल कूद की दुनिया से काफ़ी परिचित थे, क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़कर रखा ली जाती थी। ये दूसरी बात है कि कॉलेज के पास खेल कूद का मैदान न था, पर इससे किसी को तकलीफ न होती थी, बल्कि सभी पक्ष संतुष्ट थे। गेम्स टीचर के पास खेल कूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वह मास्टरों के दोनों गुटों में घुसकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकता था। प्रिंसिपल को भी इससे बड़ा आराम था। उनके यहाँ हॉकी की टीमों में मारपीट न होती थी, क्योंकि यहाँ हॉकी की टीमें ही न थीं, और इस सबसे कॉलेज में अनुशासन की कोई समस्या नहीं उठती थी। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेल कूद की मुसीबत फीस देकर ही टल जाती है। लड़के सचमुच के खिलाड़ी होने के भय से बच जाते। लड़के भी खुश, वे जानते थे कि जितनी देर में वे एक गोल से दूसरे गोल तक एक ढेले बराबर गेंद के पीछे हाथ में स्टिक पकड़े हुए वे पागलों की तरह भागेंगे, उतनी देर में वे ताड़ी का एक कच्चा घड़ा पी जाएंगे, या लग गया तो दांव लगाकर 4-6 रुपए खींच लेंगे। इन्हीं लड़कों के हाथ में आज हॉकी की स्टिकें और क्रिकेट के बल्ले मौजूद थे, जिन्हें वे ऐसी बदगुमानी से पकड़े थे जैसे उनके हाथ में किसी ने राइफलें पकड़ा दी हों। लगभग 50 लड़के इसी तरह के सामान से लैस होकर कॉलेज के फाटक के आसपास घूम रहे थे। रंगनाथ ने उन्हें इस तरह सजा वजह देकर पूछा, क्या मामला है, क्या आज इंस्पेक्टर का मुआयना भी होगा? छोटे पहलवान ने जवाब देने की तैयारी की, यानी कमर से छूटती हुई लुंगी संभाली और बोले, इस पटापट में कौन मुआयना करेगा? यहाँ पर भी मिस प्रिंट है। यह तो सालाना बैठक की तैयारी है। छोटे पहलवान भी कॉलेज की समिति के सदस्य थे। लड़कों ने उन्हें देखकर
हर्षध्वनि की। फाटक पर ही उनसे प्रिंसिपल साहब मिले और बोले, आइए छोटे लाल जी, आपका ही इंतज़ार था। आए हैं तो लौट थोड़े ही जाएंगे, चलिए ना आगे आगे। छोटे पहलवान ने भल मनसाहत से कहा। बरसात में कुत्ता जब भीग जाता है तो एक खास किस्म से छींकता है। प्रिंसिपल साहब झेंप कर हंसे तो कुछ ऐसी ही आवाज़ हुई। वे आगे आगे चलने लगे। कहते रहे, रामाधीन के गुट ने बड़ा जोर लगाया है। बैजे गांव के लाल साहब की मदद से कई आदमी अपनी ओर तोड़ लिए गए हैं। लाल साहब न जाने क्यों उस पचड़े में पड़ गए। शहर में रहते हैं पर गांव के हर मामले में टांग अड़ाते हैं। रामाधीन के दिमाग बढ़ गए। पता ही नहीं चला कि कितने आदमी इधर हैं कितने उधर। छोटे पहलवान इमारत के सामने बनी हुई फूलों और क्यारियों की पर निगाह डालते रहे। जब प्रिंसिपल ने कहना शुरू किया था कि वैद्य महाराज भी कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं कि क्या बताएं, क्या ज़रूरत थी इस चुनाव उनाव की। छोटे पहलवान ने एक कविता कही जो उन दिनों कीर्तन के रूप में काफ़ी प्रचलित थी। हमें क्या दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। फाटक के अंदर जाते समय प्रिंसिपल ने रंगनाथ से भी कहा, आप भी आइए रंगनाथ बाबू, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं। उसने सिर हिलाकर बताया कि वह पीछे आ रहा है, पर वह अंदर नहीं गया। धीरे धीरे कॉलेज की सामान्य समिति के और मेंबर भी कई ढंग से और कई रास्तों से आए। कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर पैदल होते हुए भी इतनी तेज़ी से आए, इतनी तेज़ी से अंदर चले गए कि लोग उन्हें न देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ मिनटों तक कॉलेज के खेतों की फसल को रौंदते हुए ठेकेदार साहब दूसरी ओर जाते हुए दिखाई दिए। जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ रुककर उन्होंने किसी चीज़ को आसमान तक उठाकर जमीन पर पटकने का अभिनय किया। फिर अचानक अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर में बाबू गया दिन धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज के फाटक तक आए। पुलिया पर बैठ गए। उन्होंने उदासी के साथ लड़कों के हाथों में स्टिकों और बल्लों को देखा। फिर वे एक लड़के की हथेली से चिपके हुए गेंद को अपनी आंखों में मेस्मराइज करने लगे। प्रिंसिपल साहब फाटक पर बोले, चलिए मेंबर साहब, और सब लोग आ गए हैं। जैसे वे डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हों, उन्हें गुनाहों के सामने शिनाख्त के लिए चलने को कहा गया हो। गिरी गिरी तबीयत से बोले, चलिए। पेंगुइन चिड़िया की तरह टांगे फैलाकर चलते हुए वे धीरे धीरे कॉलेज की इमारत में अलक्षित हो गए। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वह बुर्राकदार साफा बांधे था और लगता था कि 12वीं सदी के इतिहास के किसी पन्ने से वह अभी अभी फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है। लड़कों में से एक ने कहा कि अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठाकुर बलराम सिंह जी आ गए। बलराम सिंह ने आते ही घोड़े की रास किसी भी लड़के के हाथ में पकड़ा दी। फिर वे 18वीं सदी के आदमी दिखने लगे, जैसे दक्षिण के बगावत की खबर देने के लिए कोई साढ़नी सवार आगरा के किले में दाखिल हो रहा हो। उसी तेजी से वे कॉलेज की पुलिया तक आए और एक लड़के से पूछने लगे, मारपीट तो नहीं हुई? तो अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास रात दरबारी का 15वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।